Hello dear students. Today we will discuss about thalassemia. In last lecture we have discussed about the classification of anemia, and in your syllabus there are 3 or 4 types of anemia. One of it is thalassemia, another is sickle cell anemia, then there is nutritional anemias. So first and foremost we will discuss about thalassemia. In today's lecture we will discuss only first part of thalassemia, in which we will discuss about the genetics behind thalassemias and its classification, as well as pathophysiology and clinical manifestation. In next part, we will discuss about diagnosis, lab investigation, and management. First, we will discuss thalassemia's background. Thalassemia and hemoglobinopathies are sometimes interchangeably used words, but thalassemia are basically the defects of quantitative production of the globin chain, and in hemoglobinopathies, usually there is qualitative change in this globin chain. तो बीटा थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन रुक जाएगी या कम हो जाएगी, क्वांटिटी प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी. यूजुअली देयर इज नो क्वालिटेटिव चेंज, या कोई एमिनो एसिड रिप्लेस नहीं होगा. जबकि अगर कोई एमिनो एसिड उस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन में रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह कोई और आ रहा है, जैसे किसी एक एमिनो एसिड लाइसिन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ रहा है, इस तरीके से अगर कोई चेंज हो रहा है amino acid in that particular chain, then it is qualitative alteration, and these are usually known as hemoglobinopathy, while where there is quantitative alteration, it is known as thalassemia. तो जो हेमोग्लोबिनोपैथीज हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, या HbE है, या HbD है, तो अलग अलग तरह के जो है Hbs उसमें ग्लोबिन चेन की क्वालिटेटिव अल्टरेशन के कारण होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव अल्टरेशन के कारण यूजली जो हम डिस्कस करते हैं अल्फा और बीटा थैलेसीमिया होते हैं. तो थैलेसीमिया बेसिकली जो वर्ड आया है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच इज़ फाउंड बाय 2 वर्ड्स, थैलेसा. Thalassa usually is used for, in ancient Greek, it is used for Great Sea or Mediterranean Sea. And emia, we all know that it pertains to blood or anemia. So thalassemia word indicates anemia which have its origin, or which is more predominantly found around the countries of Mediterranean Sea. इनिशियली जब इसका डायग्नोसिस हुआ था 1925 में, इसको असेस किया था, या सबसे पहले जो है इसको डायग्नोस किया गया था थॉमस बिकुली के कारण. तो उसने देखा था कि मेडिटेरियन सी के आसपास की कंट्रीज में इस तरह का एनीमिया जो है ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, और इसलिए उसका नामकरण जो है थैलेसीमिया हुआ. तो थैलेसीमिया में ग्लोबिन चेन की प्रॉब्लम आती है, तो हेमोग्लोबिन की जेनेटिक्स की बात पहले करेंगे. ग्लोबिन चेन कहाँ से बनती है, कौन से जीन्स बनाते हैं. तो बेसिकली जो है 2 तरह की ग्लोबिन चेन रहती है, और उसके 2 ही जो है क्रोमोसोम पे उसकी, जिसको बोलते हैं ग्लोबिन चेन क्लस्टर जो हैं 2 क्रोमोसोम पे हैं. So we all know that hemoglobin is a tetramer consisting of 2 pairs of globin chain. ये 2 पेयर कौन से होंगे, it depends upon the time of our life, कि एम्ब्रियो है, फिटस है, या बर्थ के बाद है, तो वो पेयर उस हिसाब से डिसाइड होते हैं. बट इन 2 पेयर्स में क्या रहता है कि 1 पेयर इज made from alpha gene cluster which is situated on chromosome 16, while another pair is made from beta gene cluster which is situated on chromosome 11. तो ये 2 जीन क्लस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑल टाइप ऑफ ग्लोबिन चेन सिंथेसिस के लिए. जो अल्फा जीन क्लस्टर है, इसमें 3 जीन्स रहते हैं बेसिकली, एंड वो जो है एक जीन जिसमें जेटा के लिए है, जेटा चेन, और 2 जीन्स जो हैं अल्फा के लिए. तो इसलिए जब भी अल्फा थैलेसीमिया होता है, तो वहाँ पे 2 जीन क्रोमोसोम 16 पे होंगे, और हम जानते हैं कि डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम 16 होंगे, तो ओवरऑल 4 अल्फा जीन्स हमारे बॉडी में रहेंगे, 2 फ्रॉम मदर, 2 फ्रॉम फादर. तो 4 जीन्स अल्फा म्यूटेशन, अल्फा थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसमें कि
2 जीन्स जो हैं ईच क्रोमोसोम 16 पे रहते हैं। जबकि दूसरी जो क्लस्टर है उसको बीटा जीन क्लस्टर बोलते हैं। तो अल्फा जीन क्लस्टर ऑन क्रोमोसोम 16 एंड बीटा जीन क्लस्टर ऑन क्रोमोसोम 11, और इसमें जो है 5 जीन्स रहते हैं अलग अलग। ग्लोबिन चेन के लिए अलग अलग जीन्स हैं, जिसमें कि एप्सिलॉन है, डेल्टा है, बीटा है और गामा जीन्स हैं। गामा जीन्स 2 हैं। तो अल्फा जिस बीटा और डेल्टा जो है एडल्ट हेमोग्लोबिन ए एच बी ए और एच बी ए टू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गामा जीन फिटल हेमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि एप्सिलॉन जो है एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन जो होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक ग्लोबिन चेन, वन पेयर ऑफ ग्लोबिन चेन विल बी फ्रॉम अल्फा जीन क्लस्टर फॉर्म्स उससे फॉर्म होगा, और दूसरा जो है बीटा जीन क्लस्टर से होगा, और तब जाके जो है हेमोग्लोबिन की टेट्रामर जो ग्लोबिन का टेट्रामर बनेगा वो बनेगा। तो इन जीन्स के हिसाब से और इन चेन्स के हिसाब से बात करें तो अलग अलग तरह के हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में रहते हैं अलग अलग टाइम पे। तो अप टू 8 वीक्स जो फिटल लाइफ है, इट इज़ एम्ब्रियोनिक लाइफ, एंड उसमें एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन रहते हैं। एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन जो है 3 तरह के यूजुअली देयर में भी सम अदर टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन, बट जो मोस्ट कॉमनली एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन हमको मिलते हैं वो 3 तरह के होते हैं। गोअर 1 जिसमें कि जेटा और एप्सिलॉन है, गोअर 2 जिसमें अल्फा एंड एप्सिलॉन है, और पोर्टलैंड जिसमें कि जेटा और गामा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जेटा और अल्फा जो है एक साइड बना रहे हैं, और एक साइड जो आपकी एप्सिलॉन या गामा बना रहे हैं। Then after that embryonic life, throughout the fetal life, the major hemoglobin is HbF hemoglobin, fetal hemoglobin, जो जिसमें कि 2 अल्फा और 2 गामा ग्लोबिन चेन्स रहेंगी। जो HbA है जिसको एडल्ट हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसमें कि 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं। इट यूजुअली अपीयर्स बाय द एज ऑफ 1 मंथ इन जेस्टेशन, मतलब फिटल लाइफ के फर्स्ट मंथ में ही अपीयर हो जाता है, बट इट इज़ नॉट द डोमिनेंट टाइप ऑफ hemoglobin in utero, and it only become dominant after birth. While another category of hemoglobin which is known as HbA2, where beta chain is replaced by delta chain, तो जिसमें कि 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन रहती हैं। ये एडल्ट्स में रहता है, बट इट इज़ नॉट मेजर वन। मेजर वन इज HbA, जो कि मेन जो है एडल्ट हेमोग्लोबिन है, जबकि HbA2 माइनर एडल्ट हेमोग्लोबिन है, और इट अपीयर शॉर्टली आफ्टर बर्थ एंड रिमेन्स एट लो लेवल आफ्टर बर्थ, बहुत कम मात्रा में रहता है शरीर में। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन, जिसमें कि ग्लोबिन चेन्स रह रही हैं, और ग्लोबिन चेन्स के बीच में जो है हिस्टीडीन के से हमारे पास हेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। हेम ग्रुप जो है इस तरीके से बना हुआ है, जो पोरफायरिन रिंग है। ये पोरफायरिन रिंग में जो है एक आयरन मॉलिक्यूल है। तो इस तरह के 4 पोरफायरिन रिंग जो है, या 4 हेम मॉलिक्यूल्स हमारे 4 ग्लोबिन चेन से जुड़े रहते हैं, और इस तरह से एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे ये ग्लोबिन चेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसके स्ट्रक्चर में, और इनकी प्रोडक्शन नहीं होने से जो है थैलेसीमिया फिर होगा। फाइनल जो एडल्ट्स में अगर बात करें तो फाइनल हेमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज अचीव्ड अराउंड 6 मंथ ऑफ द एज, और समटाइम लेटर। 6 महीने तक तो फिटल हेमोग्लोबिन डिटेक्टेबल है या ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एडल्ट जो रेशो होती है, जैसे कि नीचे टेबल में बताया है, वो अराउंड 6 मंथ या समवट लेटर जो है लाइफ में अचीव कर लिए जाते हैं। और वो नॉर्मल पैटर्न क्या रहता है कि HbA, जब हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, HPLC होती है, तो उसमें जो मैक्सिमम डिटेक्टेबल हेमोग्लोबिन होगा वो जो HbA होगा, विच विल बी 95 और मोर देन इट, एंड HbA2 विल बी अराउंड 3.5% और 3.4%, इससे ज़्यादा होता है तो फिर वो पैथोलॉजिकल हो गया, और HbF विल बी लेस देन 2.5%। तो ये एक एडल्ट पैटर्न ऑफ हेमोग्लोबिन्स हैं कि कौन कौन से हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में किस कंसंट्रेशन में रहते हैं। अब थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय थॉमस बी कुली इन 1925। दैट्स व्हाई थैलेसीमिया इज आल्सो नोन एज कुलीज एनीमिया।
तो थैलेसीमिया का नाम जो है कुलीज एनीमिया, वहाँ कुली साइंटिस्ट के नाम पे या डॉक्टर के नाम पे है, ना कि दूसरे अर्थ में लें इसको। So it refers to a group of blood diseases characterized by decreased synthesis of one polypeptide chain। तो बेसिकली उसमें क्या डिक्रीज्ड सिंथेसिस है किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन की। जो एडल्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं अल्फा या बीटा, उनमें उन्हीं की बात की जाती है। तो अल्फा या बीटा चेन की कम प्रोडक्शन के कारण जो है जो डिसऑर्डर होता है उसको जो हम थैलेसीमिया बोलते हैं। It is caused by defect in globin chain synthesis of hemoglobin due to various mutations in genes which code for globin chain of hemoglobin। तो म्यूटेशन के कारण होता है और समटाइम डिलीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन के कारण होता है, which usually leads either reduced or absent synthesis। तो उस डिलीशन या म्यूटेशन के कारण या तो सिंथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लोबिन चेन आइदर अल्फा और बीटा विल बी रिड्यूस्ड, कम सिंथेसिस होगी, जो जो रेट सिंथेसिस की है वो कम हो जाएगी, और देयर में बी टोटली एब्सेंस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लोबिन चेन। तो इसके हिसाब से कि कौन सी चेन नहीं डिटेक्ट हो रही है, कौन सी चेन ग्लोबिन चेन फॉर्म नहीं हो रही है, किसकी फॉर्मेशन रिड्यूस या एब्सेंट है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हो सकती है थैलेसीमियाज की। बेसिकली टू क्लासिफिकेशन या टू मेजर ग्रुप्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन इज अल्फा थैलेसीमिया एंड अनदर वन इज बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन इज अफेक्टेड, वाइल बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन अफेक्टेड होती है। इसके अलावा भी कुछ माइनर और कैटेगरीज हैं थैलेसीमिया की जहाँ पे मिक्स्ड सी पैटर्न मिले, जैसे डबल हेटेरोजाइगस है जहाँ पे अल्फा और बीटा चेन जो है दोनों की म्यूटेशंस हमको देखने को मिले, बट दे आर नॉट होमोजाइगस बट हेटेरोजाइगस स्टेट्स, कि 1-2 अल्फा जीन्स जो हैं डिलीटेड है वाइल 1 बीटा जीन जो है डिलीटेड या म्यूटेटेड है। तो उस तरह की कंडीशन जो होगी उसको डबल हेटेरोजाइगस स्टेट बोलेंगे। सिकल थैलेसीमिया में वन हम जानते हैं कि बीटा जो चेन बीटा ग्लोबिन जो बनती है उसके दो जीन्स हैं, तो उसमें एक मदर से आया एक फादर से आया। तो अगर एक जीन में सिकल सेल के लिए जो है म्यूटेशन है कि जो आपका एक एमिनो एसिड रिप्लेस्ड है उस ग्लोबिन जीन का, और दूसरी में जो है बीटा म्यूटेशन है, बीटा थैलेसीमिया की म्यूटेशन है कि मतलब प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बीटा चेन इज इम्पेयर्ड। यहाँ क्वालिटेटिव है प्रॉब्लम और यहाँ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। तो दोनों जीन्स जो है म्यूटेटेड है, वन इज फॉर सिकल एंड अनदर फॉर बीटा थैलेसीमिया, तो उसको सिकल थैलेसीमिया बोलते हैं। इसी तरह से दो और थैलेसीमियाज की कैटेगरी है। HBE थैलेसीमिया, वहाँ एक जीन बीटा जीन विल बी हैविंग थैलेसीमिया म्यूटेशन, अदर वन विल हैव HBE टाइप ऑफ दैट म्यूटेशन। HBE जो है यूजुअली आसाम साइड में ज़्यादा मिलता है, इसमें 26th या 27th अमीनो एसिड रिप्लेस्ड होता है। वैसे ही HBD होता है ये पंजाब में, इसको जो है HBD पंजाब भी बोला जाता है, और लॉस एंजलिस में भी ये मिलता है HBD लॉस एंजलिस, इस तरीके से भी बोलते हैं। तो पंजाब में एक कॉमन वेरिएशन है ग्लोबिन चेन का। तो उसके साथ अगर थैलेसीमिया की म्यूटेशन है दूसरे जीन पे तो उसको HBD थैलेसीमिया बोलते हैं। बट जो कॉमनेस्ट जो क्लिनिकली एनकाउंटर्ड थैलेसीमिया इट इज बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया की क्लासिफिकेशन की फर्दर बात करें कि कैसे उसमें पैथोजेनेसिस होगी या क्या क्या उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी, टर्मिनोलॉजी क्या है। तो यूजुअली अल्फा थैलेसीमिया कैन बी ऑफ 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीन अफेक्टेड। अगर वन जीन अफेक्टेड है, जैसे कि यहाँ दिखाया है कि मान लो फादर से दोनों जीन ठीक आए हैं, मदर से वन जीन ठीक है, हम जान रहे हैं कि इस क्रोमोसोम 16 पे दो अल्फा जीन होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो एक जीन डिलीटेड है और एक जीन नॉर्मल है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में 3 नॉर्मल अल्फा जीन है हमारे पास और एक अल्फा जीन डिलीटेड या म्यूटेटेड है, यूजुअली डिलीटेड होता है। तो उसको हम जो है साइलेंट कैरियर बोलते हैं। देयर विल बी नो फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स कुछ नहीं होंगे उसमें, पता ही नहीं चलेगा, साइलेंट एक किस्म से कैरियर का काम करता है। वो आगे जो है जीन डिलीटेड जीन पास ऑन करेगा, बट उसमें कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, इसलिए उसको साइलेंट कैरियर बोलते हैं। देन जिसमें दो अल्फा जीन
एब्सेंट है, या तो टोटली जो मदर वाले डिलीटेड हैं, या वन मदर की साइड डिलीटेड और वन फादर की साइड डिलीटेड, तो इन दोनों कैटेगरीज में क्या होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रेट या माइनर। उसमें हल्की फुल्की जो है हमको माइक्रोसाइटोसिस ब्लड में मिलेगी, तो उसको थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट या अल्फा थैलेसीमिया माइनर भी बोलते हैं। देन थर्ड कैटेगरी में जो है क्या होगा कि 3 जीन म्यूटेटेड होंगे 4 जीन में से, या तो फादर से दोनों डिलीटेड जीन्स आए या मदर से दोनों जीन डिलीटेड आए, और दूसरे दूसरे पेरेंट से एक जीन ठीक और एक जीन डिलीटेड आया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं हम हेमोग्लोबिन एच डिजीज। क्योंकि इसमें जो है जो बीटा ग्लोबिन चेन्स हैं वो टेट्रामर्स बनाएंगे, और उस पर्टिकुलर हेमोग्लोबिन को हम जो है अपना बोलते हैं हेमोग्लोबिन एच, जो बीटा टेट्रामर से बनता है। वैसे ही अगर चारों ही जो है म्यूटेटेड हो गए हैं, तो उसको हम जो है उसमें यूजुअली, क्योंकि अल्फा अल्फा चेन इज नेसेसरी फॉर फिटल हेमोग्लोबिन, फिटल हेमोग्लोबिन में अल्फा और गामा बनाती है, 2 अल्फा 2 गामा, और अगर अल्फा बन ही नहीं रही है तो फिटल हेमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, तो लाइफ कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। देयर विल बी हाइड्रोफिटेलिस, फीटस में ही जो सीवियर एनीमिया होगा, और उस पर्टिकुलर हेमोग्लोबिन को बार्ट्स हेमोग्लोबिन, क्योंकि टेट्रामर ऑफ दिस गामा चेन बनेंगे उसमें, और हेमोग्लोबिन बार्ट्स डिजीज भी बोलते हैं उसको। तो ऑल 4 जीन म्यूटेटेड होते हैं, एंड इट इज नॉट कंपेटिबल विद लाइफ, एंड इन यूट्रो डेथ हो जाएगी, जस्ट बर्थ, आफ्टर बर्थ डेथ हो जाती है, तो दीज आर नॉट कंपेटिबल विद लाइफ। और इन दोनों इनमें कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, इसमें हल्की फुल्की माइक्रोसाइटोसिस होगी, इसमें भी हल्की फुल्की माइक्रोसाइटोसिस और हल्का एनीमिया होगा, विच में भी मिस्टेकन एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो यही 2 चीज़ें जो हैं क्लिनिकली एनकाउंटर की जा सकती हैं। फोर्थ नंबर की तो क्लिनिकली मिलेगी नहीं, और फर्स्ट नंबर की हम यूजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, साइलेंट कैरियर की स्टेज वो चलती रहती है। देन इसी तरह से बीटा थैलेसीमिया की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो अलग अलग तरीके से बीटा थैलेसीमिया को जो हम क्लासिफाई करते हैं। बीटा थैलेसीमिया में बेस्ड ऑन डिफेक्ट इन बीटा चेन प्रोडक्शन, की बीटा चेन प्रोडक्शन का डिफेक्ट कितना है, क्योंकि अल्फा जीन में यूजुअली डिलीशन होती है, जबकि बीटा जीन में म्यूटेशन होती है। उस म्यूटेशन के कारण जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन है वो इम्पेयर होता है। तो 2 तरह से जो है इसको क्लासिफाई करते हैं म्यूटेशन के बेसिस पे। अगर म्यूटेशन ऐसी है जो सीवियर म्यूटेशन है विच हैव रिजल्टेड इन एब्सेंट प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चेन, दैट बीटा ग्लोबिन चेन, तो उसको हम बोलते हैं बीटा जीरो थैलेसीमिया, की इसमें जो है आपकी प्रोडक्शन होगी ही नहीं ग्लोबिन चेन की। अनदर म्यूटेशन है जिसमें कि सम प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज स्पेयर्ड, की थोड़ी बहुत प्रोडक्शन हो रही है, बट जितनी होनी चाहिए उतनी उस रेट से नहीं हो रही है, देन इट इज बीटा प्लस थैलेसीमिया म्यूटेशन। तो इस तरह से 2 तरह से हमारे पास जो है बीटा थैलेसीमिया क्या आएगा, और उसी के हिसाब से उस बीटा थैलेसीमिया की सिवियरिटी होगी, कि दोनों ही B0 वाले हैं, म्यूटेशन 2 जीन है हमारे पास, दोनों ही B0 वाले हैं, तो वो जो है सीवियर कैटेगरी में थैलेसीमिया मेजर में जाएंगे, और बहुत जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको करना पड़ेगा। जबकि दोनों ही जो है होमोजाइगस है बट सम प्रोडक्शन इज देयर, तो देन इट कैन बी थैलेसीमिया इंटरमीडिएट विच इज नॉट जो है ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसी चीज को देख के जो है आगे जो फर्दर जो आजकल फॉलो की जाती है, यूजुअल जो क्लासिफिकेशन फॉलो की जाती है, इट इज बीटा थैलेसीमिया ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट और ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट, की किसको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है और किसको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है, उसके बेसिस पे भी जो है बीटा थैलेसीमिया की क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड थर्ड जो क्लिनिकल पिक्चर के बेसिस पे या जो सबसे ज़्यादा यूज्ड क्लासिफिकेशन होती है, वो है थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और थैलेसीमिया मेजर। तो थैलेसीमिया माइनर जो ट्रेट और कैरियर वाली स्टेज है, जैसे अल्फा थैलेसीमिया में था कि वहाँ पे आपको सिम्टम बहुत रेयर मिलेंगे, यूजुअल ब्लड पिक्चर से हमको पता चलेगा माइक्रोसाइटोसिस वगैरह होगी उसमें। तो थैलेसीमिया माइनर किनको होगा, जो हेटेरोजाइगस होंगे, वन बीटा जीन इज नॉर्मल व्हाइल अदर वन इज म्यूटेटेड और एब्सेंट। देन इंटरमीडिया में जो है आइदर both the जो genes are mutated for beta plus mutation, or one is at least having beta plus mutation, so that कि अल्फा बीटा चेन प्रोडक्शन मेंटेन्ड है, कम कम बन रही है, बट बीटा चेन प्रोडक्शन इज देयर।
वाइल अगर मेजर है तो बीटा चेन प्रोडक्शन विल बी ऑलमोस्ट नील, वो बीटा चेन बन नहीं रही है उसमें, तो वो जो है सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें होंगी और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी, तो उसको मेजर बोलते हैं। इंटरमीडिया में यूजुअली जो है रेयरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड, दे आर नॉट ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, वाइल मेजर इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट। बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो है दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर लाइफ। तो इनहेरिटेंस की बात करें, हम जान रहे हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इनहेरिट कैसे करता है, तो इट इज ऑटोजोमली। पता चल गया हमको कि क्रोमोसोम 16 या क्रोमोसोम 11 के जो अल्फा या बीटा जीन्स हैं उनकी म्यूटेशन या डिलीशन के कारण हो रहे हैं, तो ऑटोजोमल है एंड रिसेसिव मैनर में है, क्योंकि डिजीज उसमें प्रोड्यूस हो रही है जहाँ पे जो होमोजाइगस स्टेट आ रही है। जहाँ पे हेटेरोजाइगस स्टेट है वहाँ पे यूजुअली जो है डिजीज की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उतनी सीवियर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज रिसेसिव कैटेगरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो जीन है वो जो है डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव जीन्स हैं, म्यूटेटेड जीन्स। तो इस हिसाब से देखें रिसेसिव है तो 25% चांसेस ऑफ हैविंग थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड इन ईच प्रेगनेंसी, कि कोई भी जो है प्रेगनेंसी में 25% चांस रहते हैं अगर मदर फादर जो है हेटेरोजाइगस हैं, तो देर आर चांसेस ऑफ 25% चांसेस ऑफ हैविंग थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड इन ईच प्रेगनेंसी। ईच प्रेगनेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि समटाइम ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे हैं तो 4 में एक ही होगा, हो सकता है 3 भी हो सकते हैं, तो दैट्स वाई जो 3 हुए हैं वो इन हमेशा ही इस 25% में आए। इसलिए जो है कई फैमिलीज में मल्टीपल सिबलिंग्स में है थैलेसीमिया मेजर। Mutation, there are multiple of mutations identified till date. 200 to 250 mutations are described for beta thalassemia. Beta genes की इतनी mutations हैं. Some of common mutations which are found in India are listed here. इंसिडेंस की बात करें तो जो रिसेंट डाटा है इट इंडिकेट दैट अप टू 7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बहुत लार्ज नंबर है, 7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कैरियर फॉर एन वन ऑफ हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर। इट इज नॉट ओनली फॉर बीटा थैलेसीमिया, वन ऑफ द हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर के लिए जो है कैरियर है, हेटेरोजाइगस है, अप्रोक्सीमेटली 7% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, out of which 1.5% world, मतलब 1.5% world population, around 215 million people are carriers for बीटा थैलेसीमिया। तो ओवरऑल 7% है हेमोग्लोबिन की डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, जिसमें लगभग 1/4 आर हैविंग बीटा थैलेसीमिया हेटेरोजाइगस स्टेट। In India, beta thalassemia carrier rate वेरी फ्रॉम 1 to 70%। वर्ल्ड में ये रेट है 1.5%, जबकि इंडिया में कई कई कम्युनिटीज में इट इज एज हाई एज 17%, कि 100 में से 17 लोग जो हैं उस कम्युनिटी में कैरियर हैं, while some communities have very less heterozygous state, that is only 1%। तो कुछ एक पॉपुलेशन की जो हम आगे बात करेंगे उनमें जो है हाई रेट रहता है, और इन इंडिया अराउंड 65,000 to 67,000 बीटा थैलेसीमिया पेशेंट्स आर देयर एट अ गिवन टाइम। अराउंड बुक्स बोलती हैं कि 9,000 ऑफ बीटा थैलेसीमिया पेशेंट्स आर बोर्न ईच ईयर। क्योंकि बीटा थैलेसीमिया एक जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड है, उनको जन्म भर जो है बीटी करता रहना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते रहना पड़ता है, तो एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या बजट पे, हेल्थ बजट पे एक जो है बड़ा बर्डन है बीटा थैलेसीमिया का। जितने पॉपुलेशन बढ़ेगी बीटा थैलेसीमिया पेशेंट्स की, उतना जो है बर्डन बढ़ता जाएगा। तो आगे मैनेजमेंट में हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की, बट अभी जो है बात करें हाई रिस्क पॉपुलेशन की, किन पॉपुलेशंस में जो है ज़्यादा कॉमन मिलता है, तो यूजली जो नॉर्थ इंडिया में पाकिस्तान से माइग्रेंट्स हैं, खत्रीज, कुकरेजास, या नॉर्थ इंडियन पंजाब में पंजाबीज हैं, या राजस्थान में सिंधीज हैं, तो उनमें जो है ज़्यादा देखा गया है। गुजरात में भी कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में, लोहानाज में, भानुशालीज में, बनियाज में, महाराष्ट्र में नियो बुद्धिस्ट में, या कर्नाटका में लिंगायत्स में या गौड़ाज में, इनमें कुछ एक कम्युनिटीज़ ये हैं स्टेट वाइज जिनमें कि
इंसिडेंस ऑफ बीटा थैलेसीमिया जो ज़्यादा रहता है, हेटेरोजाइगस स्टेट भी ज़्यादा रहती है, और ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ थैलेसीमिया विल बी मोर। वर्ल्ड की बात करें तो थैलेसीमिया म्यूटेशन क्यों हुई, जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए सब जानते हैं कि दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, या मलेरिया की उनमें जो है मोर्टेलिटी कम रहती है। तो वैसे ही थैलेसीमिया की जो अगर वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस देखें कि कहाँ कहाँ होता है, तो जो मलेरिया बेल्ट है उसी में बीटा थैलेसीमिया या ऑल थैलेसीमियाज जो हैं होते हैं। तो ये जो बीच का एरिया है, जो ट्रॉपिकल्स हैं, उनमें यूजुअली थैलेसीमिया, जहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे थैलेसीमिया के इंसिडेंसेस ज़्यादा हैं। जिसमें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो है ही, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, और इससे जो मेडिटेरियन सी के बगल की कंट्रीज हैं, और फिर नॉर्थ अमेरिका तक जो है ये पूरी बेल्ट है जहाँ पे थैलेसीमिया के केसेस या थैलेसीमिया का इंसिडेंस हाई है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो अल्फा थैलेसीमिया के हमने 4 टाइप्स देखे हैं, जिसमें कि साइलेंट कैरियर्स यूजुअली दे आर हैविंग नो क्लिनिकल फीचर्स, कोई एक्सप्रेशन नहीं होती उसमें। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हल्का फुल्का उसको पकड़ सकते हैं कि बार्ड्स हेमोग्लोबिन उसमें देखने को 1 to 2% न्यूबॉर्न पीरियड में जो टेट्रामर्स गामा चेन से बनेंगे, तो 1 to 2% ऑफ द एचबी में भी बार्ड्स एचबी। वाइल ट्रेट में जो है जो फीचर्स मिलेंगे वो माइक्रोसाइटोसिस या माइल्ड हाइपोक्रोमेसिया मिल सकता है, या क्लिनिकल एक्सप्रेशन में जो है माइल्ड एनीमिया में भी देयर। हाउएवर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉर्मल, तो आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। न्यूबॉर्न पीरियड में अगर एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस इनकी कराएंगे तो 5 to 10% जो है वार्ड्स हेमोग्लोबिन हमको मिल जाएगा। एच जहाँ पे जो है टेट्रामर बन रहे हैं बीटा चेन के, उसमें हमको क्लिनिकल पिक्चर जो है माइल्ड एनीमिया की यूजुअली मिल जाती है। ट्रेट में माइनर में कुछ नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली माइल्ड एनीमिया मिलेगा, जबकि वार्ड्स हेमोग्लोबिन एच डिजीज में जो है माइल्ड एनीमिया मिलेगा, बट ट्रांसफ्यूजन का भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड यहाँ पे जो है न्यूबॉर्न में वार्ड्स हेमोग्लोबिन इज एज हाई एज 30%। वाइल जो फोर्थ कैटेगरी है जिसमें कि अल्फा चेन है ही नहीं, अल्फा सारे सारे के सारे जो है जीन्स म्यूटेटेड हैं, तो उसमें जो है सीवियर पेरिफेरल स्मीयर में सीवियर पिक्चर्स लाइक पोइकिलोसाइटोसिस और एनाइसोसाइटोसिस मिल सकती है। और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है हाइड्रोप्स विटेलिस होगी कि जनरलाइज्ड एनासार्का के साथ फीटस पैदा होगा, जो कि आइदर डेड होगा या विल डाई जस्ट आफ्टर बर्थ। और उसमें जो है 90% तक जो है हमको वार्ड्स हेमोग्लोबिन मिलेगा, विद गोअर 1 और गोअर 2 और पोर्टलैंड जो एम्ब्रियोनिक टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन हैं वो जो है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिटेक्टेबल होंगे, अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं होते। बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो बीटा थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया से हल्का सा जो अलग होता है, क्योंकि इसकी पैथोजेनेसिस अल्फा थैलेसीमिया से मोर कॉम्प्लेक्स होती है, और इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय एब्सेंस और डिक्रीज्ड रेट ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, तो ये हम बार बार बात कर रहे हैं। और अल्फा अल्फा थैलेसीमिया यूजुअली आर ड्यू टू जीन डिलीशंस, while beta thalassemia are rarely caused by gene deletion. There is mutation, and this mutation have resulted in some alteration rate of the production of the beta chain. तो दो सिंबल की हमने ऑलरेडी बात की। बीटा जीरो इंडिकेट्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सिंथेसिस, वाइल बीटा प्लस डिनोट्स पार्शियल सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ऐसा जो है बीटा चेन प्रोडक्शन कम है, बट अल्फा चेन तो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है, तो देयर विल बी एक्सेस ऑफ अल्फा चेन्स रिलेटिव टू बीटा ग्लोबिन chains, and this alpha globin chains will make tetramers in the RBCs which will precipitate in the cell। कि जहाँ पे दो अल्फा और दो बीटा चेन से जो है हेमोग्लोबिन बनना था, वहाँ 4 अल्फा ग्लोबिन चेन से जो है हेमोग्लोबिन बन रहा है, और दैट पर्टिकुलर हेमोग्लोबिन इज नॉन स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होता है, and it will precipitate in the cell, and this will result in inclusions bodies in the cell, and these inclusion bodies will damage blood cell membranes and shorten the red cell survival. Either these RBCs will be destroyed in
bone marrow, or if they are released, they will be having sequestration of these membranes early on, and they will get damaged in reticuloendothelial system. And this ineffective erythropoiesis की RBCs बनाए तो जा रहे हैं, but they are not being released due to their these precipitations of alpha globin tetramers, या फिर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है उनकी डिस्ट्रक्शन पे लगाई जा रही है बोन मैरो में, तो प्रोडक्शन में एनर्जी कम जा रही है, तो इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी। दूसरा, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जितने भी आरबीसी रिलीज हो रहे हैं, दे हैव लेस या शॉर्टर लाइफ स्पैन, एंड दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, स्प्लीन में डैमेज या डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो दिस ऑल विल लीड टू एनीमिया। The gamma globin chain are produced in normal amounts, leading to an elevated HbF. तो बीटा चेन बन नहीं रही है, जबकि गामा चेन जो है बनना चालू रहता है। अदरवाइज क्या होता है कि जीन सप्रेशन हो जाता है, गामा चेन प्रोडक्शन जीन जो है बर्थ के बाद वो सप्रेस हो जाता है और गामा चेन प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है। अब वो प्रोडक्शन मेंटेन रहती है, जिस कारण से जो HbF है वो इंक्रीज कर जाता है। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे उसके कंडीशन में, तो HbF बढ़ा हुआ मिलेगा, और साथ में ही बीटा ग्लोबिन जो है कम बन रही है, तो उसकी जगह डेल्टा ग्लोबिन चेन्स विल बी फाउंड मोर, और इस कारण से जो है हमको HbA2 हमको बढ़ा हुआ जो एडल्ट हेमोग्लोबिन सेकेंड टाइप का है, जिसमें डेल्टा चेन है बीटा चेन की जगह, तो वो उसकी मात्रा भी हमको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में बढ़ी हुई मिलेगी। ये जो एक फ्लो डायग्राम है जिसमें कि कैसे क्लिनिकल फीचर्स प्रोड्यूस होंगे, उसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी में बात की है। तो ब्लॉक्ड बीटा जीन सिंथेसिस है, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ डेल्टा चेन है, जब हमने बात कर ली, तो एडल्ट हेमोग्लोबिन जो टाइप 2 है वो ज़्यादा मिलेगा। अल्फा चेन एक्सेस है तो प्रेसिपिटेशन होगी, ब्लड में जाएगा, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में डिस्ट्रॉय होगा, एनीमिया होगा अल्टीमेटली, या फिर जाएगा नहीं ब्लड में, बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बोन मैरो उसकी रेस्ट्रिक्शन में लगा रहेगा, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी, एनीमिया होगा। थर्ड कैटेगरी हो सकती है कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ एडल्ट हेमोग्लोबिन है, तो एनीमिया होगा। फोर्थ कैटेगरी है कि सिलेक्टेड सर्वाइवल ऑफ HbF सेल्स जो हैं, जो बोन मैरो रिलीज कर रहा है, या ऐसे सेल्स रिलीज करेगा जो जिसमें कि हेमोग्लोबिन स्टेबल है, और HbF इज समवॉट स्टेबल देन टेट्रामर्स जो बना रहे हैं, अल्फा चेन टेट्रामर जो हेमोग्लोबिन बना रहे हैं उससे। तो इसलिए जो HbF का लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज होगा। इट हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन रिलीज जो है पुअर होगा, जिस कारण से टिश्यू अनेक्सिया होगा। टिश्यू एनॉक्सिया जो है एनीमिया के कारण भी हो रहा है और HbF के कारण भी हो रहा है, विच विल लीड टू मोर प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा सिक्रीट हो रही है, तो एरिथ्रॉइड सेल्स जो भी बोन मैरो में हैं उनका हाइपरप्लेजिया को कॉज करेगा। दिस हाइपरप्लेजिया विल अल्टीमेटली रिलेट विद फोलेट डेफिशिएंसी, तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण जो है एनीमिया होगा। और दूसरा जो चीज़ होगी उसमें कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोएसिस होगी एरिथ्रोपोएटिन के इंडक्शन में, जिस कारण से जो है स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, स्केलेटल टिश्यू में चेंजेस होंगे, और स्केलेटल हाइपरप्लेजिया, और ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, डीएनए डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हाइपर यूरेमिया, ये सारी चीज़ें होंगी। स्प्लीन का साइज बड़ा हुआ है दो कारण से, एक तो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, दूसरा जो है एरिथ्रोपोएटिन के कारण एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस स्प्लीन में शुरू हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हाइपरस्प्लेनिज्म करेंगे, और हाइपरस्प्लेनिज्म हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बढ़ा देगा, तो एनीमिया कॉज होगा। तो इस तरीके से जो है पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। इसी चीज़ को यहाँ दिखाया है, पिक्टोरियल डायग्राम बताए हैं कि ये HbA1 है नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल आरबीसी बन रहे हैं, और यहाँ पे जो है बीटा चेन प्रोडक्शन कम हो गई, तो क्या हुआ, HbA जो है बहुत कम मात्रा में बन रहा है, और ज़्यादा क्या बन रहा है, इनसॉल्युबल अल्फा टेट्रामर जो है वो बन रहे हैं, जो कि अनस्टेबल हैं, प्रेसिपिटेट कर जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन से जो है एबनॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट हो रहे हैं, और दीज एरिथ्रोब्लास्ट डाई इन बोन मैरो, इन इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है,
इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस से जो है आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, एनीमिया होगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, एंड दिस आयरन जो है विल गेट डिपॉजिटेड इन वेरियस टिश्यूज लाइक लीवर, हार्ट या एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके कारण जो है सेकेंडरी सिम्टम्स उसमें आएंगे। कुछ जो रेड सेल्स रिलीज भी हो जा रहे हैं, एबनॉर्मल रेड सेल्स, दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, तो इस कारण से स्प्लीन का साइज भी बढ़ा और स्प्लीनोमेगाली और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइफ स्पैन घट गया है, तो एनीमिया होगा। यहाँ पे एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आयरन है उसमें, तो आयरन ओवरलोड यहाँ भी हो गया। एक तो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया आयरन का, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी आयरन लोड हो गया, और जिस कारण से जो है टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। दूसरा टिश्यू एनॉक्सिया एनीमिया के कारण एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन बढ़ रही है, तो उस कारण से जो है बोन मैरो एक्सपैंड कर रहा है, बोन मैरो की जो कैविटीज हैं बढ़ रही हैं, तो इसलिए जो है स्केलेटल डिफॉर्मिटी जो थैलेसेमिक पेशी, हेमोलिटिक पेशी है, वो देखने को हमको मिलेगी, जिसकी बात हम अब क्लिनिकल पिक्चर्स में करेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, देयर इज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ बीटा थैलेसीमिया। At one end, there is very serious condition which is thalassemia major, homozygous state है. At the other end, there is mostly asymptomatic or mild anemic heterozygous state which is known as thalassemia minor. और in between these two extreme जो presentations हैं, there is in between presentation thalassemia intermediate, जहाँ एनीमिया तो होगा बट उतना सीवियर नहीं होगा जितना मेजर में होगा। तो थैलेसीमिया मेजर की बात करें कि उसमें क्या लक्षण होंगे, तो यूजुअली इट विल प्रेजेंट इन अर्ली इन्फेंसी, 6 to 18 मंथ्स में जो है एनीमिया जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ऐसा पहला जो एनीमिया जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, एंड एनीमिया के रिलेटेड और फीचर्स जैसे फटीगेबिलिटी है, इरिटेबिलिटी है, या पुअर फीडिंग है, फेलियर टू थ्राइव वाली कंडीशन है, इम्यूनिटी कमजोर होगी, इंटरक्रंट इन्फेक्शंस हैं, फीवर हैं, तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन पैरेलल, तो ऐसे लगेगा कि बच्चा जो एनीमिक हो रहा है और उसके साथ ही एनीमिया रिलेटेड फीचर्स और इम्यूनिटी रिड्यूस्ड इम्यूनिटी रिलेटेड फीचर्स। बट क्लिनिकली सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, यूजुअली जो है इन फीचर्स को देख के क्या होता है कि दे आर मिस डायग्नोज्ड एट ओरल दिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी इन्फेंसी में इसी एज पे शुरू होता है। अगर थैलेसीमिया मेजर जो है सीवियर इनफ नहीं है, सीवियर इनफ है तो सेकंड थर्ड मंथ में ही एनीमिया शुरू हो जाता है और 6 मंथ आते आते वो डायग्नोज हो जाता है। बट अगर सीवियर इनफ नहीं है तो इट कैन अपीयर लेट इन इन्फेंसी, एंड लेट इन्फेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है 6 मंथ के बाद। इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में बात करी थी कि जब 6 मंथ के बाद हमने फीड करना है तो आयरन, ऐसे फूड में आयरन रिच फूड हमने देना, सो दैट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो। तो उस टाइम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की भी वही एज है, तो मोस्ट ऑफन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है कॉमनेस्ट एनीमिया है वर्ल्ड वाइड। मोस्ट ऑफन इस टाइम जो है उसको क्लिनिकली अगर ध्यान नहीं दिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हमने नहीं देखी, तो मोस्ट ऑफन इट इज ट्रीटेड लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और आयरन जो उसको देंगे, बट इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू आयरन, और उसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली बढ़ती जाएगी। और अगर वो डायग्नोज नहीं किया हमने और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने शुरू नहीं किया, तो लेट जो फीचर्स जिसको हम थैलेसीमिक या हेमोलिटिक फेसी बोलते हैं वो अपीयर होगी, और उसके पीछे कारण क्या रहेगा, या तो अनट्रीटेड रहेंगे या फिर जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुई, उनको जो है जितने इंटरवल पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए उतने पे नहीं हुआ, तो उस कारण से जो है फेसी, थैलेसीमिक फेसी या हेमोलिटिक फेसी अपीयर होगी। थैलेसीमिक या हेमोलिटिक फेसी में क्या रहता है कि बेसिकली जो स्कल बोन्स है उसका जो बोन मैरो है, फ्लैट बोन का बोन मैरो है, वो जो उसका हाइपरप्लेजिया रहता है, इस कारण से जो है स्पेसिफिक फेसी हमको अपीयर होगी। स्कल बोन्स, मैग्जिला, इनकी जो है बोन मैरो कैविटी के जो है हाइपरप्लेजिया के कारण इस तरह की फीचर्स होंगे, जिसमें कि हमारे को जो है बॉसिंग ऑफ स्कल, इसको जो है हॉट क्रॉस बन स्कल भी बोलते हैं, तो चारों क्वाड्रेंट्स में जो है बॉसिंग रहेगी। मेनली सबसे प्रोमिनेंट रहेगी फ्रंटल और पैराइटल, फ्रंटल एरिया और पैराइटल एरिया जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, और वॉल्ट हल्का सा फ्लैटेंड होगा।
forehead will be straight with prominent maxilla and malar eminences. जो है maxilla और malar eminences आपकी prominent होंगी, और जो नेजल ब्रिज है वो डिप्रेस्ड होगा, जैसे मोंगोलाइड में डाउन सिंड्रोम में डिप्रेस्ड होता है, वैसे ही जो है यहाँ पे डिप्रेस्ड होगा, मंगोलियन जनरेशन में जैसे डिप्रेस्ड होगा. And there will be malcollation of teeth, and upper teeth are usually maxillary teeth are usually protruded outwards, and eyes will be puffy due to edema or shallow orbit जो है होगा. फिर उसके बाद आती हैं कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि लेट मैनिफेस्टेशन होते हैं ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट और ड्यू टू नॉर्मल मैनेजमेंट, बट आयरन चिलेशन नहीं किया तो आयरन ओवरलोड से जो आयरन डिपॉजिट हो रहा है वेरियस टिश्यूज में, उस कारण से जो है लेट मैनिफेस्टेशंस हमारे पास आ सकती हैं. तो लेट मैनिफेस्टेशन में टीथ की तो हमने बात कर ही ली कि माल फॉर्म टीथ होंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर होगा, मेटाबॉलिक नीड्स ज़्यादा होंगी तो यूजुअली फेलियर टू थ्राइव और पुअर एक्टिविटी. इम्यूनिटी यूजुअली जो है कमज़ोर रहती है, तो इसलिए रेगुलर फीवर्स, रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे. और जो जो डेथ के कॉज रहते थे पहले, अभी भी हैं, वो हैं सेकेंडरी प्रॉब्लम्स ड्यू टू आयरन ओवरलोड, और उनमें सेकेंडरी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लाइक ग्रोथ हार्मोन फेलियर से ग्रोथ रिटार्डेशन है, या डिलेड प्यूबर्टी है, डायबिटीज है ड्यू टू पेनक्रियाज इन्वॉल्वमेंट, थायराइड की इन्वॉल्वमेंट, पैराथायराइड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह हो सकता है उसमें. देन लीवर में डैमेज कर सकता है आयरन, एक्सेस आयरन, या लंग्स में डिपॉजिट हो सकता है, या फिर कार्डियक टिश्यू में, मसल्स में, या कंडक्टिंग टिश्यू में डिपॉजिट होने से जो है सीसीएफ में या अरिथमिया में बच्चे जा सकते हैं. थैलेसीमिया इंटरमीडिया की बात करें तो उसमें जो है ये सारे फीचर्स जो हमने बात करी है वो मेजर में थे, थैलेसीमिया मेजर में, जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है. थैलेसीमिया इंटरमीडिया में भी हल्का फुल्का आयरन ओवरलोड हो सकता है. इट हैव वेरिंग डिग्री ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विद एनीमिया, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड बोनी चेंजेस. अलग अलग हो सकती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कुछ भी इनमें इन तीनों कंडीशन में हो सकता है. But they are able to maintain their life fairly comfortably, and they are not dependent on blood transfusion for their survival. ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, बट रेयरली जो है कभी जरूरत पड़ती है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रांसफ्यूजन. जबकि थैलेसीमिया माइनर की बात करें तो थैलेसीमिया माइनर में जो है दे आर लिस्ट सिम्टोमेटिक और समटाइम दे मे बी एसिम्टोमेटिक. और जब वो ब्लड में माइक्रोसिटिक एनीमिया नहीं है या एसिम्टोमेटिक हैं, तो दे मे बी कॉल्ड एज साइलेंट कैरियर, कि वो सिर्फ जो है जीन पास कर रहे हैं. और जब उनमें लक्षण होते हैं तो दे यूजुअली हैव माइल्ड परसिस्टेंट एनीमिया विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल हेमेटेनिक्स, जो हम आयरन या बीटा या फॉलिक एसिड दे रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. इस तरह का माइल्ड परसिस्टेंट एनीमिया जो है विच इज मोस्ट ऑफन कंफ्यूज्ड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. तो अगली क्लास में हम उसको कैसे हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है उसकी बात करेंगे आरबीसी इंडाइसिस पे. तो यूजुअली जो थैलेसीमिया माइनर के जो लोग हैं, दे यूजुअली आर कैरियर एंड दे पास देयर दीज अफेक्टेड जीन्स टू देयर सिबलिंग्स, to their next generation. It is not their siblings but to their next generation. So this was introduction to the thalassemia, various type of HB. जीन क्लस्टर्स, कौन कौन से जीन क्लस्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं ग्लोबिन जीन सिंथेसिस में. देन इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस क्या है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया क्या है, और क्लिनिकल फीचर्स उनमें कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया. देन नेक्स्ट में हम बात करेंगे आप थैलेसीमिया, मेनली बीटा थैलेसीमिया के डायग्नोसिस की, लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हमको जो है इंडाइसिस, रेड ब्लड सेल इंडाइसिस क्या क्या मिलेंगे, एमसीबी और एमसीएच या मैंटेजर इंडेक्स या आरबीसी काउंट, इस तरीके से जो है आरडीडब्ल्यू क्या होगा उसमें, या आयरन स्टडी से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो उन चीज़ों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. साथ में जो है
प्रेजेंट डे सिनेरियो क्या है उसके मैनेजमेंट का, और आयुर्वेद में हम जो है कैसे क्या सोच के हम हेल्प कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स की थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया में. This was all about today's lecture. Thank you. Thank you all.